दक्षिण भारत के एक सुदूर समुद्री तट पर बसी हुई एक छोटी सी बस्ती थी, नेलातुरु। यह बस्ती सैकड़ों वर्षों से मछली पकड़ने वाले समुदाय का घर रही थी। यहाँ के लोग समंदर को केवल आजीविका का साधन नहीं, नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मा मानते थे। हर सुबह की पहली किरण के साथ उनकी नावें गहरे समुद्र की ओर बढ़ती और हर शाम लौटते हुए उनकी आंखों में नमक और उम्मीद दोनों के कण होते। इस बस्ती में जन्मा उदय शंकर सिर्फ एक मछुआरा नहीं था, वो एक चिंगारी था। बचपन से ही वह समंदर से बातें करता था, लहरों से लड़ता था और तूफानों को चुनौती देता था। लेकिन समय के साथ वह यह भी महसूस करने लगा कि उनका समुदाय केवल प्रकृति से ही नहीं, बल्कि व्यवस्था से भी लड़ रहा है। यह लड़ाई अब मछली पकड़ने की नहीं रही थी, यह उनकी पहचान, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। उदय का परिवार भी इसी संघर्ष का हिस्सा था। उसके पिता नरसिम्हा गांव के सबसे अनुभवी मछुआरे थे। उन्होंने अपने जीवन का हर दिन नाव पर बिताया और कभी सरकार या व्यवस्था से टकराना नहीं सीखा। वे मानते थे कि समय के साथ समझौता करना ही जीवित रहने की कुंजी है। लेकिन उदय इससे असहमत था। वह कहता, अगर हम सिर झुकाकर रहेंगे तो अगली पीढ़ी कब सिर उठाना सीखेगी। बस्ती के लोग हर साल सी फेस्ट नामक उत्सव मनाते थे, जो उनकी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक था। लेकिन हाल के वर्षों में यह उत्सव फीका पड़ता जा रहा था। कारण था बड़े कॉरपोरेट फिशिंग कंपनियों का आगमन, जिन्होंने समुद्र के बड़े हिस्सों को ठेके पर ले लिया था। छोटे मछुआरों के हिस्से में अब बस तटीय क्षेत्र ही बचा था, जहां मछलियां कम और खतरे अधिक थे। उदय इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने बस्ती के युवाओं को इकट्ठा किया और एक स्वतंत्र मछुआरा संघ की स्थापना की। इस संघ का उद्देश्य था अपने समुदाय को संगठित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और सरकार के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाना। लेकिन हर आंदोलन की तरह यह भी भीतर से ही विभाजित था। कुछ लोग, विशेषकर बुजुर्ग, उदय के तेवरों को अविवेकपूर्ण कहते थे। उनका मानना था कि जो व्यवस्था है वही चलने दो। वे डरते थे कि कहीं यह विद्रोह पूरे समुदाय को नुकसान न पहुंचा दे। इन्हीं विचारों के टकराव के बीच एक और संकट ने जन्म लिया। तटीय सुरक्षा बल, कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स ने आदेश दिया कि बस्ती के 2 किलोमीटर क्षेत्र में किसी भी स्थानीय मछुआरे को मछली पकड़ने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि वो इलाका अब राष्ट्रीय समुद्री संपत्ति घोषित हो चुका है। उदय के लिए यह सीधा हमला था। वह भड़क उठा। उसके लिए यह सिर्फ जमीन या पानी का मुद्दा नहीं था, यह उसकी मर्दानगी, उसकी अस्मिता और उसकी मातृभूमि की रक्षा का सवाल बन चुका था। उसने सभा बुलाई और अपने भाषण में कहा, अगर हमने अब नहीं लड़ा तो हमारे बच्चों के हाथ में जाल की जगह चट्टानें होंगी और नाव की जगह खाली पेट। उसकी बातों ने गांव के युवाओं को झकझोर दिया। कुछ लोग जैसे जाग उठे। उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ समुद्र की नहीं, बहन पित्ती नहीं, उनके सम्मान की भी है। लेकिन विरोधी ताकतें भी सक्रिय हो गईं। बस्ती के एक अमीर व्यापारी वीरेन रेड्डी, जो सरकार और फिशिंग कंपनियों का एजेंट था, उदय के खिलाफ साजिश रचने लगा। उसका मानना था कि अगर यह आंदोलन बढ़ा तो उसके मुनाफे का साम्राज्य हिल जाएगा। वीरेन ने योजना बनाई कि उदय को कानूनी तरीके से फंसाया जाए। उसने एक फर्जी केस दायर करवाया कि उदय प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली पकड़ रहा था। पुलिस ने उदय को गिरफ्तार कर लिया। बस्ती में हड़कंप मच गया। उदय की मां लक्ष्मी मंदिर में बैठकर रो रही थी, लेकिन उसकी बहन माधवी, जो कॉलेज में पढ़ती थी, खुद आगे आई और बोली, भाई ने सही किया है। अगर अब हम चुप रहे तो कल हमसे हमारी जमीन भी छीन ली जाएगी। गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे सबने मिलकर थाने के सामने धरना दिया। लेकिन सरकार के पास न्याय से ज्यादा शांति का डर था। उन्होंने आदेश दिया कि उदय को बेल पर छोड़ा जाए, लेकिन चेतावनी दी गई कि अगर उसने दोबारा भीड़ को उकसाया तो सीधा जेल भेजा जाएगा। उदय वापस लौटा, लेकिन पहले से ज्यादा उग्र। उसने अब गांव में समुद्र स्वराज अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था 1. समंदर को सरकारी ठेके से मुक्त कराना। 2. छोटे मछुआरों को लाइसेंस और जीपीएस नाव की सुविधा दिलवाना। 3. युवाओं को शिक्षित करना ताकि वे सिर्फ समंदर पर निर्भर न रहें। इसी दौरान एक नई लड़की आनंदी बस्ती में रिसर्च करने आई। वह एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी और समुद्री जीवन पर शोध कर रही थी। शुरू में वह उदय के व्यवहार को अति क्रांतिकारी मानती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने बस्ती की हालत देखी,
वह खुद भी उसकी समर्थक बन गई। धीरे धीरे आनंदी और उदय के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा, आत्मा का रिश्ता, संघर्ष का रिश्ता। पर वीरेन रेड्डी चुप नहीं बैठा था। उसने अब बस्ती में सांप्रदायिक तनाव फैलाना शुरू कर दिया। उसने अफवाह फैलाई कि उदय का आंदोलन धर्म विशेष के खिलाफ है। यह चाल काम कर गई। गांव में दो गुट बन गए, एक उदय समर्थक और दूसरा उसके विरोधी। उदय को एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब सिर्फ सरकार से नहीं, अपने ही लोगों से भी है। उसने एक और सभा बुलाई और बोला, अगर हम खुद में बंटे रहेंगे तो बाहर वाले हम पर राज करते रहेंगे। एक दिन आएगा जब हम मछली नहीं, अपने अधिकार के लिए जान देंगे। भीड़ में सन्नाटा था, लेकिन दिल में तूफान उठने लगा था। लोग अब उदय को थंडेल कहने लगे थे, एक ऐसा नाम जो विद्रोह की आवाज बन गया था। उदय अब नेलातुरु बस्ती के केवल मछुआरे नहीं रहे थे, वह लोगों के दिलों में एक नेता, एक मार्गदर्शक, एक क्रांतिकारी के रूप में स्थापित हो चुका था। उनके संघर्ष को थंडेल आंदोलन कहा जाने लगा था। मीडिया, स्थानीय नेताओं और सामाजिक संस्थाओं की नजर अब इस छोटे से गांव पर थी, जिसे कभी सिर्फ मछलियों की खुशबू और नमक की हवा के लिए जाना जाता था। इस प्रसिद्धि के साथ चुनौतियां भी बढ़ गई थीं। वीरेन रेड्डी ने अब अपना पूरा नेटवर्क झोंक दिया था ताकि उदय की छवि को बदनाम किया जा सके। उसने स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट छपवाना शुरू कर दिया कि थंडेल आंदोलन राष्ट्र विरोधी है, यह अवैध तटीय कब्जा है और उदय को विदेशी फंडिंग मिल रही है। उसने सरकारी एजेंसियों को रिश्वत देकर उदय के खिलाफ जांच शुरू करवाई। उधर आनंदी का साथ उदय के लिए शक्ति और प्रेरणा बनता जा रहा था। वह सिर्फ एक रिसर्चर नहीं रही थी, अब वह आंदोलन की रणनीतिकार बन गई थी। उसने युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाया, उन्हें आरटीआई डालना सिखाया और कानूनी रूप से अपने अधिकारों की जानकारी दी। बस्ती की स्त्रियां अब आंदोलन की कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा बन चुकी थीं। थंडेल महिला मोर्चा नाम से एक नया संगठन बन गया था। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा शख्स था जो अंदर से उदय के खिलाफ काम कर रहा था। उसका बचपन का दोस्त शिवा शुरू से ही आंदोलन में उदय का दाहिना हाथ माना जाता था। लेकिन अब वह वीरेन के पैसे और वादों के जाल में फंस चुका था। वह हर मीटिंग की जानकारी वीरेन को देता था, हर रणनीति को लीक करता था। उदय को इसकी भनक तक नहीं थी, आता थी क्योंकि वह शिवा को अपना भाई मानता था। शिवा ने वीरेन के इशारे पर गांव में एक झूठी अफवाह फैलाई कि आनंदी एक एनजीओ के बहाने विदेशी एजेंट है और बस्ती की जानकारी बाहर भेज रही है। यह बात गांव के कुछ बुजुर्गों के कानों में पड़ी और उन्होंने पंचायत बुलाई। आनंदी को सार्वजनिक रूप से सवालों का सामना करना पड़ा। उदय ने खुलकर उसका समर्थन किया, लेकिन गांव में एक नया विभाजन पैदा हो गया। इस झूठ का असर गहरा हुआ और धीरे धीरे कुछ लोग आंदोलन से दूर होने लगे। वे बोले, यह सब पढ़े लिखे शहर वालों का खेल है जो हमें आपस में लड़वा देंगे। उदय ने कोशिश की कि लोगों का विश्वास फिर से जीता जाए। उसने हर घर जाकर संवाद शुरू किया, पुराने बुजुर्गों से बात की, नौजवानों के लिए भाषण दिए और बार बार दोहराया, यह आंदोलन तुम्हारा है, किसी बाहरी का नहीं। इसी समय सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया। अब समुद्र से केवल उन्हीं लोगों को मछली पकड़ने की अनुमति होगी जिनके पास बायोमेट्रिक लाइसेंस होगा। यह लाइसेंस केवल शहरों में बनता था और प्रक्रिया जटिल थी। बस्ती के अनपढ़ मछुआरों के लिए यह असंभव जैसा था। यह एक नया जाल था, स्थानीयों को धीरे धीरे उनके अधिकारों से वंचित करने का। उदय ने इस निर्णय के खिलाफ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। सैकड़ों मछुआरे, महिलाएं और बच्चे बसों में भरकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और मांग पत्र सौंपा। मीडिया में यह खबर वायरल हो गई। कई सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और प्रोफेसर थंडेल आंदोलन से जुड़ने लगे। सरकार को भी दबाव महसूस हुआ। उन्होंने एक समिति बनाई, समुद्र नीति संशोधन समिति। समिति, लेकिन यह केवल दिखावा था। समिति में वही लोग थे जो पहले से ही कॉर्पोरेट फिशिंग कंपनियों के हित में काम कर रहे थे। यह बात जब आनंदी को पता चली तो उसने दस्तावेजों के आधार पर आरटीआई के जरिए इसका खुलासा किया। इस खुलासे के बाद थंडेल आंदोलन को एक नया आयाम मिला। अब यह सिर्फ मछुआरों की लड़ाई नहीं रही थी, यह एक नीतिगत लड़ाई बन गई थी। थी जिसमें पूरे राज्य के तटीय गांवों के लोग शामिल हो गए थे। आंदोलन का विस्तार हुआ और कई दूसरे गांवों से प्रतिनिधि नेलातुरु आए।
उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, जलजन आंदोलन, जो समुद्री अधिकारों की राष्ट्रीय मांग बन गया। उधर वीरेन परेशान था, उसका राजनीतिक दबदबा डगमगाने लगा था। उसने अब शिवा को आदेश दिया कि किसी भी तरह से उदय को खत्म करना होगा। शिवा ने एक योजना बनाई, उदय को एक फर्जी मीटिंग के बहाने बुलाकर वहां उस पर हमला करवाया जाए। उदय को एक गुप्त सूचना मिली कि समुद्र के किनारे एक काले झंडे वाली नाव को बस्ती के पास देखा गया है, जो कि अवैध फिशिंग कंपनियों की प्रतीक मानी जाती थी। उदय तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह नाव के पास गया, एक ब्लास्ट हुआ। नाव में बम लगाया गया था। उदय गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आनंदी, माधवी, लक्ष्मी सब रोते हुए उसके पास पहुंचे। गांव में तनाव फैल गया। लोग समझ गए कि यह कोई आम हादसा नहीं था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, यह एक तकनीकी खराबी थी। लोग भड़क उठे। बस्ती में पहली बार आक्रोश का विस्फोट हुआ। महिलाओं ने वीरेन के बंगले के सामने नारेबाजी की। युवाओं ने थाने के सामने धरना दिया। अब यह आंदोलन पूरी तरह जन जागरण का रूप ले चुका था। शिवा ने अपने आप को बचाने के लिए दावा किया कि यह सब कंपनी की साजिश थी और उसने खुद उदय को चेतावनी दी थी। लेकिन माधवी को उस पर शक था। उसने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाकर यह सिद्ध किया कि धमाके से ठीक पहले शिवा की बात वीरेन से हुई थी। गांव की पंचायत में पहली बार शिवा को कटघरे में खड़ा किया गया। वहां उसने दबाव में आकर स्वीकार किया कि उसने पैसों के लालच में वीरेन के लिए काम किया। यह सुनकर बस्ती सन्न हो गई। उदय को होश आने पर आनंदी ने पूरी घटना बताई। उसने कहा, जिसे हम भाई मानते थे, उसने ही पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन उदय ने जवाब दिया, हर लड़ाई में एक गद्दार होता है, लेकिन अगर उसके कारण आंदोलन रुका तो यह हमारी हार होगी। उदय ने अस्पताल से ही एक वीडियो संदेश जारी किया, यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मैं मर भी गया तो मेरी आवाज बचेगी। समंदर हमारी मां है, उसे कोई ठेके पर नहीं ले सकता। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। सरकार और कंपनियों पर दबाव बढ़ने लगा। लेकिन अब सरकार ने सीधे ठंडेल आंदोलन को राष्ट्र विरोधी करार दिया और आदेश दिया कि आंदोलन के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने रातों रात गांव में छापा मारा। कई युवाओं को उठा लिया गया। आनंदी, माधवी और लक्ष्मी को नजरबंद कर दिया गया। बस्ती अब पुलिस छावनी में बदल गई थी। लेकिन अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जल रही थी। गांव के बुजुर्ग, जो पहले उदय के विरोधी थे, अब सबसे आगे आकर बोले, हमारे बेटों को जेल में डाल दिया, लेकिन अब हम लड़ेंगे। नेलातुरु की हवा पहले जैसी शांत नहीं थी। हर घर एक आंदोलन की कहानी बन चुका था। पुलिस की ज्यादती और सरकार के उत्पीड़न ने वह कर दिखाया जो कभी कल्पना भी नहीं थी। गांव के हर बुजुर्ग, हर स्त्री और हर बालक ने अब ठंडेल आंदोलन को अपना बना लिया था। उदय अब अस्पताल में था, लेकिन उसकी अरुषि अनुपस्थिति में आंदोलन को संभाल रही थी। माधवी, उसकी बहन, अब केवल एक परिवार की बेटी नहीं रही थी। वह एक नेता बन चुकी थी, एक संगठक, एक विचारधारा। भाषण सुनकर लोग झूम उठते, उसकी आंखों में अपने बच्चों का भविष्य देखते। आनंदी उसके साथ थी, लेकिन अब वह सिर्फ सलाहकार नहीं थी, जन जागरूकता की अगुआ बन चुकी थी। माधवी ने जेल में बंद किए गए युवाओं की सूची बनाई, उनके घर वालों से संपर्क किया और एक योजना तैयार की, न्याय रैली। यह रैली जिला मुख्यालय तक जाएगी और वहां पर एक सार्वजनिक धरना दिया जाएगा जब तक कि गिरफ्तार युवाओं को रिहा न किया जाए। गांव की औरतों ने खुद यह अभियान संभाला। चप्पल पैरों पर चलती, मच्छर और गर्मी सहती महिलाएं जब 20 किलोमीटर दूर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची तो शिसायम प्रशासन हिल गया। मीडिया वहां पहले से मौजूद थी और कैमरे ठंडेल आंदोलन की औरतों को लाइव प्रसारित कर रहे थे। आनंदी ने वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा, हम मछुआरे हैं, हमारे पास तलवारें नहीं होती, लेकिन हमारी आंखों में समंदर होता है। सरकार चाहे जितना भी डराए, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके भाषण के बाद जन समर्थन और बढ़ा। सोशल मीडिया पर ठंडेल जस्टिस ट्रेंड करने लगा। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, शहरी एनजीओ समूहों में इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। इस बीच वीरेन रेड्डी परेशान था। उसका प्रभाव कम होता जा रहा था। नेता जो पहले उससे हाथ मिलाते थे, अब उससे कतराने लगे थे। उसने अब एक अंतिम चाल चली।
उसने ठंडेल आंदोलन को नक्सल समर्थक घोषित करने की मांग की। उसने यह भी कहा कि आंदोलन में कुछ विदेशी फंड आ रहे हैं और इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। यह एक खतरनाक मोड़ था, क्योंकि जैसे ही सरकार ने इस बयान को गंभीरता से लिया, ठंडेल आंदोलन के ऊपर आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने एक बार फिर से छापेमारी शुरू की। इस बार आनंदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बिना वारंट के उठाया गया और किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। बस्ती में कोहराम मच गया। उदय जो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ ही था, जब यह सुनता है तो वह खुद अपने जख्मों के बावजूद सीधा जिला कार्यालय पहुंचता है। वहां उसके साथ हजारों लोग होते हैं। उसने एक बार फिर भाषण दिया, अगर हमारी आवाज को आतंक कहा जा रहा है तो आज से हम हर मछुआरे को आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि यह आवाज डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। इस भाषण के बाद प्रशासन ने आनंदी को रिहा किया, लेकिन उस पर नजर रखी जाने लगी। अब आंदोलन पूरी तरह निगरानी में था, लेकिन डर के बजाय लोगों में जोश बढ़ता गया। इसी दौरान एक नई सूचना आई। सरकार एक नया कानून पास करने जा रही है, जिससे समुद्री पट्टी का 80% हिस्सा निजी कंपनियों को 30 साल की लीज पर दे दिया जाएगा। इसका मतलब था कि अब मछुआरे केवल सरकार या कंपनियों की अनुमति से ही समंदर में प्रवेश कर सकते थे। यह खबर सुनकर पूरे राज्य के तटीय गांवों में आग लग गई। मदुरै से लेकर रामेश्वरम तक मछुआरे उठ खड़े हुए। ठंडेल आंदोलन अब नेलातुरु की सीमा पार कर चुका था। उदय ने फैसला लिया कि अब वह राजधानी चेन्नई में एक राज्यव्यापी महारैली आयोजित करेगा। इस रैली में पूरे राज्य के मछुआरों को आमंत्रित किया गया। योजना थी कि हजारों मछुआरे राजधानी के समुद्री किनारे एकत्र होकर वहां समुद्र सत्याग्रह करें। इस योजना को अंजाम देने के लिए 7 जिलों में कार्यकर्ता भेजे गए। जगह जगह सभाएं हुई, 3 छोटी यात्राएं निकाली गईं, पोस्टर और बैनर बने, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला। लोग अब उदय को केवल नेता नहीं, समंदर का सपूत कहने लगे थे। चेन्नई की रैली ऐतिहासिक रही। तट के किनारे करीब 25,000 लोग एकत्र हुए। उन्होंने समंदर के जल से अपने हाथ धोकर शपथ ली, हम मछुआरे हैं, हमारा धर्म समंदर है और उसका अपमान सहन नहीं करेंगे। इस रैली से सरकार की नींव हिल गई। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और तय किया गया कि ठंडेल आंदोलन के नेताओं से वार्ता की जाए। लेकिन इस बातचीत से पहले वीरेन रेड्डी ने एक और चाल चली। उसने गुप्त रूप से अपने आदमियों को भेजकर ठंडेल कार्यालय में आग लगवाई। उससे ताकि सारे दस्तावेज, प्रमाण और आंदोलन की रणनीति जल जाए। आगजनी की घटना के बाद सरकार ने वार्ता रद्द कर दी और आंदोलन को फिर से विघटनकारी तत्वों का मंच घोषित कर दिया। उदय टूटता नहीं था, लेकिन अंदर से वह पहली बार थकने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा कि जितना वह आगे बढ़ता है, उतनी ही ताकतें उसे पीछे खींचती हैं। उसी रात उसकी मां लक्ष्मी ने उससे कहा, बेटा, तू तूफान से नहीं हारा है, तू अपने विश्वास से लड़ रहा है। विश्वास को बचा ले, जीत फिर भी तुझसे हाथ मिलाएगी। यह बात उदय के दिल में उतर गई। उसने अगली सुबह फिर से पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, अब वक्त है आत्मसमीक्षा का। अगर हम ईमानदार हैं, बहाने हैं, तो कोई हमें नहीं रोक सकता। उसने एक नई योजना बनाई। अब आंदोलन को केवल विरोध पर आधारित नहीं रखा जाएगा, बल्कि एक वैकल्पिक योजना भी पेश की जाएगी। 1. बस्ती के युवाओं को सामुदायिक मछली पकड़ने के तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। 2. बायोमेट्रिक लाइसेंस के लिए स्वयं सहायता समूह बनेगा। 3. हर मछुआरे का स्वास्थ्य बीमा और नाव बीमा कराया जाएगा। 4. एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा जिसमें बाजार से सीधे जुड़ाव हो सके। यह एक नया मोड़ था, सिर्फ नकारात्मकता नहीं, रचनात्मकता के साथ विद्रोह। अब आंदोलन को हर तरफ से समर्थन मिलने लगा। छात्रों के संगठन, किसान यूनियन, मजदूर संगठन सभी ठंडेल आंदोलन के साथ खड़े हो गए। और फिर एक चौंकाने वाला फैसला सरकार ने लिया। उन्होंने वीरेन रेड्डी की गतिविधियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित करने की घोषणा की। वीरेन रेड्डी के खिलाफ विशेष जांच दल SIT के गठन की खबर जब पूरे राज्य में फैली, तो आंदोलनकारियों के चेहरों पर एक उम्मीद की रोशनी फैल गई। वर्षों से जो अन्याय गहराइयों में दबा हुआ था,
वह अब सतह पर आने लगा था। ठंडेल आंदोलन, जो कभी सिर्फ नेलातुरु की सीमा तक सीमित था, अब पूरी तमिलनाडु की तटीय जनता की आत्मा में घर कर चुका था। उदय ने यह समझ लिया था कि अब केवल विरोध नहीं, परिवर्तन की बुनियाद रखनी है। उसके नेतृत्व में समुद्र स्वराज परिषद की स्थापना की गई, जिसमें हर तटीय गांव से 2 प्रतिनिधि चुने गए, एक पुरुष और एक महिला। इस परिषद का उद्देश्य था: 1. समुद्री संसाधनों के उपयोग पर जनमत आधारित नीति तैयार करना। 2. मछुआरों की आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए स्थानीय योजनाएं बनाना। 3. सरकार के साथ संवाद की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाना। इस परिषद की पहली बैठक ने जो दस्तावेज तैयार किए, वो नीति विशेषज्ञों और विश्वविद्यालयों में चर्चित हो गए। प्रोफेसरों, समाजशास्त्रियों और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसकी सराहना की, क्योंकि यह एक वास्तविक और धरातल से जुड़ी दृष्टि प्रस्तुत करती थी। लेकिन वीरेन रेड्डी अब भी शांत नहीं था। उसके खिलाफ एसआईटी की जांच शुरू होते ही उसने विदेश भागने की योजना बनाई, लेकिन उसे हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। गिरफ्तारी से पहले ही उसने मीडिया को बयान दिया कि यह सब मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। ठंडेल आंदोलन असल में देश की एकता को तोड़ने का प्रयास है। इस बयान को कुछ दक्षिणपंथी चैनलों ने खूब उछाला, लेकिन जनता अब पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर आंदोलन विघटनकारी था, तो हजारों निर्दोष मछुआरे, महिलाएं और छात्र क्यों इसका हिस्सा बने। साथ ही एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया कि वीरेन ने पिछले 10 वर्षों में तटीय पट्टी की सैकड़ों एकड़ भूमि को अवैध तरीके से कंपनियों को दिलवाया था। इन सौदों में दर्जनों सरकारी अधिकारियों के नाम भी सामने आए। सरकार पर दबाव बढ़ता गया। इसी समय एक और खतरे ने सिर उठाया। सरकार ने ठंडेल आंदोलन को संभालने के लिए एक आंतरिक शांति अधिनियम लागू कर दिया, जिसके तहत भीड़-भाड़ वाले आयोजन, धरना, रैली आदि को सार्वजनिक अवरोध मानते हुए तत्काल प्रतिबंधित किया गया। उदय के लिए यह एक सीधा वार था। उसने अपने लोगों से कहा, अगर बोलना अपराध है तो मैं अपराधी हूं, अगर अधिकार मांगना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। इस वक्त तक आनंदी और माधवी ने बस्ती में एक जनसंचार केंद्र स्थापित कर दिया था, जहां हर सूचना को रिकॉर्ड किया जाता, दस्तावेजीकरण होता और सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन की सच्चाई बाहर पहुंचाई जाती। पत्रकारों के लिए यह बस्ती एक प्रेरणा स्थल बन चुकी थी। एक दिन अचानक खबर आई कि नेलातुरु से सटे एक अन्य गांव में तटीय गश्ती बल ने 2 नौजवान मछुआरों को गोली मार दी, यह आरोप लगाकर कि वे सीमा उल्लंघन कर रहे थे। जांच में सामने आया कि वे दोनों मछुआरे जीपीएस से निर्देशित अपने लाइसेंसी क्षेत्र में ही मछली पकड़ रहे थे। यह घटना जैसे आग पर घी डालने जैसा थी। राज्य भर में आक्रोश फैल गया। उदय ने तुरंत जल अधिकार न्याय यात्रा का ऐलान किया, जिसमें वह स्वयं 5 प्रमुख तटीय जिलों का दौरा कर मछुआरों से संवाद करेगा और एक जन घोषणा तैयार की जाएगी जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस यात्रा में हजारों लोग जुड़े। रास्ते में लोगों ने सड़क पर फूल बिछाए, नारियल तोड़े और उनके संघर्ष को सलाम किया। हर जिले में स्थानीय प्रशासन ने पहले तो रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों के दबाव में अनुमति देनी पड़ी। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था चेन्नई का मरीना बीच, जहां लाखों लोग एकत्र हुए। वहां उदय ने जल न्याय घोषणा पत्र पढ़ा और कहा, हम संविधान से बाहर कुछ नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ वह चाहिए जो हमारा है, समंदर, सम्मान और स्वतंत्र जीवन। घोषणा पत्र राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपियां लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भी दी गईं। इसी समय एक और मोर्चा खुल गया। राज्य सरकार ने समुद्री क्षेत्र सुधार अधिनियम में संशोधन की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। यह ठंडेल आंदोलन की एक बड़ी जीत थी, लेकिन उदय संतुष्ट नहीं था। उसका कहना था, यह सिर्फ खैरात है, अधिकार नहीं। जब तक हर मछुआरे को समंदर में स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान आनंदी और माधवी ने महिला मछुआरों के लिए एक अलग योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत उनको मत्स्य उत्पादों के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और विक्रय के लिए ट्रेनिंग दी गई। बस्ती में एक छोटी यूनिट शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया ठंडेल महिला शक्ति केंद्र। इस केंद्र ने कई परिवारों को अतिरिक्त आय दी। महिलाएं अब केवल आंदोलन की सहयोगी नहीं, अपनी आर्थिक शक्ति भी बन गई थी। फिर एक दिन सरकार ने एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसमें वीरेन रेड्डी दोषी सिद्ध हुआ। उस पर भ्रष्टाचार,
जमीन हड़पने, रिश्वत, हिंसा और दुष्प्रचार जैसे कई धाराओं में केस दर्ज किए गए। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज की और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह खबर बस्ती में जैसे दीयों का उत्सव बन गई, लेकिन उदय ने लोगों को संयम का संदेश दिया। उसने कहा, हम बदला लेने नहीं, बदलाव लाने निकले हैं। आज हमारा धैर्य जीत गया है, अहंकार नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ठंडेल आंदोलन के प्रतिनिधियों से संवाद के लिए आमंत्रण भेजा। संवाद हुआ और उसमें 5 प्रमुख मांगे मानी गईं। 1. बायोमेट्रिक लाइसेंस की अनिवार्यता हटाई गई। 2. तटीय क्षेत्र की भूमि पर मछुआरों को मालिकाना हक। 3. महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय योजनाएं। 4. सामुदायिक नावों पर सब्सिडी। 5वें, हर तटीय गांव में एक समुद्री स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। ये सभी मांगे इतिहास में पहली बार एक स्थानीय जन आंदोलन से मान्य हुई थी। उसी शाम नेलातुरु में उत्सव हुआ, लेकिन उदय ने एक अलग निर्णय लिया। उसने घोषणा की कि वह अब ठंडेल आंदोलन की संगठनात्मक जिम्मेदारी छोड़कर समुद्री नीति शोध और सामाजिक सेवा की ओर बढ़ेगा। लोग पहले हैरान हुए, लेकिन फिर तालियों से उसका अभिनंदन किया। उसने कहा, अब संघर्ष को तुम्हें संभालना है। मैं एक बीज था, तुम अब वटवृक्ष बनो। उदय के उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद कि वह अब ठंडेल आंदोलन की सक्रिय जिम्मेदारी छोड़कर नीति, शोध और समुद्री समाज सेवा के क्षेत्र में काम करेगा, लोगों में पहली बार एक मिश्रित भावना उत्पन्न हुई। एक तरफ उनकी आंखों में गर्व था कि उनका नेता अपने कर्तव्य की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ उनके दिलों में यह चिंता थी कि क्या आंदोलन अब भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ पाएगा। लेकिन उदय ने इस चिंता को जन्म लेने से पहले ही काट दिया। उसने साफ कहा, ठंडेल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। यह चेतना अब तुम सबके भीतर है। उसके नेतृत्व में परिषद ने एक संक्रमण योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत आंदोलन की कमान अब सामूहिक नेतृत्व में दी गई। माधवी आनंदी, कुछ युवा नेतृत्वकर्ता और 3 वरिष्ठ मछुआरे मिलकर नया ठंडेल पथ संचालन मंडल बनाए गए। इसकी संरचना पूरी तरह लोकतांत्रिक थी। हर महीने बस्ती में खुली सभा होती, जहां हर निर्णय जनचर्चा के बाद लिया जाता। अब आंदोलन एक संरचना में तब्दील हो चुका था, जो केवल विरोध नहीं करता था, बल्कि रचनात्मक बदलाव लाने के लिए नीतियों, तकनीक और शिक्षा के माध्यम से काम करता था। ठंडेल महिला शक्ति केंद्र की शाखाएं 5 तटीय जिलों में खुली। महिलाओं को व्यापार की ट्रेनिंग दी गई और वे अब मत्स्य उत्पादों को स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों में बेचने लगी। इस पूरे प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका आनंदी निभा रही थी। वह अब एक प्रभावशाली समुद्री समाज सेविका और नीति विश्लेषक बन चुकी थी। उसने एक किताब भी लिखी, समंदर के बच्चे, जिसमें उसने मछुआरा समाज की पीड़ा, संघर्ष और उनकी सामाजिक आर्थिक संरचना का विस्तार से विश्लेषण किया। यह पुस्तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई। दूसरी ओर माधवी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर राज्य सेवा परीक्षा दी और प्रथम स्थान पर चयनित हुई। उसे मत्स्य विभाग में नियुक्ति मिली। यह बात आंदोलन के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बनी। एक आंदोलनकारी अपनी अब नीति निर्माता बन चुकी थी। इसी बीच सरकार ने भी महसूस किया कि ठंडेल आंदोलन की मांगें केवल तात्कालिक नहीं थीं, बल्कि व्यापक बदलाव की दिशा में थीं। इसलिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय समुद्र नीति आयोग गठित किया, जिसमें ठंडेल प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। उदय को आयोग का तकनीकी सलाहकार बनाया गया। वह अब चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में समुद्री नीति पर व्याख्यान देने लगा। विश्वविद्यालयों, नीति थिंक टैंक्स और सामाजिक संगठनों के बीच उसका नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। लेकिन जितनी ऊंचाई थी, उतनी ही नई चुनौतियां भी थीं। वैश्विक स्तर पर समुद्री जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की धाराएं बदल रही थीं। इस असहाय के साथ थी, जिससे मछलियों के प्रवास में बदलाव आने लगा था। इसका सीधा प्रभाव मछुआरों की आय और सुरक्षा पर पड़ा। उदय ने यह समस्या तुरंत पहचानी और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ मिलकर समुद्री जलवायु परिवर्तन के अध्ययन पर शोध कार्य शुरू किया। इस शोध से यह सिद्ध हुआ कि आने वाले वर्षों में समुद्री पारिस्थितिकी में भारी परिवर्तन संभावित हैं और अगर तटीय समाज समय रहते न बदला तो उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए ठंडेल समुद्र जागरूकता मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन में युवाओं को समुद्र के वैज्ञानिक पहलुओं, पर्यावरणीय संरक्षण और समुद्री जीवन के संतुलन को समझाया जाने लगा। छोटे छोटे गांवों में सामुदायिक स्कूल स्थापित किए गए,
जिनमें पाठ्यक्रम का हिस्सा समुद्र का व्यवहार, जलवायु विज्ञान और टिकाऊ मत्स्य पालन बना। मछुआरों की नई पीढ़ी अब आधुनिक तकनीक से लैस होने लगी थी। जीपीएस, सोनार और मेरीन वेदर अलर्ट जैसे उपकरणों को अब लोग न केवल अपनाने लगे थे, बल्कि अपने अनुभव से और बेहतर बना रहे थे। इसी क्रम में एक नई समस्या सामने आई। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने तमिलनाडु तट के पास एक गहरे समुद्र तेल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की अनुमति ले ली थी, जिससे हजारों मछुआरों के पारंपरिक मत्स्य क्षेत्र प्रभावित होने वाले थे। इस बार बस्ती के लोग पहले से अधिक सजग थे। उन्होंने तुरंत आरटीआई के जरिए दस्तावेज मांगे, इस विशेषज्ञों से राय ली और कानूनी सलाह लेकर मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने कंपनी के प्रोजेक्ट पर अंतरिम रोक लगाई और सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इस फैसले को ठंडेल की नई पीढ़ी की जीत माना गया, जिसने बिना पत्थर उठाए न्याय के दरवाजे पर दस्तक दी और जीत हासिल की। इस घटनाक्रम के बाद ठंडेल आंदोलन अब जन अधिकार न्याय अभियान नामक एक स्थायी संगठन में बदल गया, जिसकी शाखाएं पूरे तटीय भारत में खुली। हर शाखा में स्थानीय नेताओं को प्रशिक्षित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से समुदाय को सशक्त करें। बस्ती में हर साल अब समुद्र स्मृति उत्सव मनाया जाता था। यह केवल उत्सव नहीं था, बल्कि एक विचारशील मंच होता, जहां पूरे देश से नीति निर्माता, पर्यावरण विशेषज्ञ, युवा शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र होकर समुद्र आधारित समाज के भविष्य की चर्चा करते। उदय ने इस मंच पर एक बार कहा, हमने समंदर को जीवन माना है, मुनाफा नहीं। जब तक यह सोच जीवित रहेगी तब तक तब तक हम बचे रहेंगे। इसी दौरान माधवी ने राज्य के मंत्री पद की शपथ ली। यह पहली बार था जब किसी आंदोलन से निकली महिला एक राज्य की कैबिनेट मंत्री बनी। उसने मत्स्य पालन, महिला कल्याण और समुद्र संरक्षण तीनों विभागों में नई नीतियां लागू की, जिनमें ठंडेल आंदोलन की सिफारिशों को मुख्य आधार बनाया गया। इस नए युग में नेलातुरु अब तटीय परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। पूरे देश में छात्र छात्राएं इस आंदोलन पर शोध कर रहे थे। विश्वविद्यालयों में ठंडेल मॉडल को केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा रहा था। अंततः संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक वैश्विक समुद्री सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उदय को आमंत्रित किया गया। वहां उसने अपने भाषण में कहा, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई मनी विधायक नहीं, टनाटमार रही कोई मंत्री नहीं। मैं सिर्फ एक मछुआरे का बेटा हूं, जिसने अपनी मां को समंदर में खोया और अब अपने समुदाय को जागते हुए देख रहा हूं। उस भाषण पर पूरी दुनिया ने तालियां बजाईं और वहीं उदय ने घोषणा की, ठंडेल अब कोई संस्था नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जिसे हर तटीय समाज आत्मसात कर सकता है। ठंडेल अब केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि तटीय समुदायों की आत्मा बन चुका था। भारत के विभिन्न तटीय राज्यों, ओडिशा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात तक इस चेतना की लहर पहुंच चुकी थी। हर मछुआरा अब केवल जाल और नाव तक सीमित नहीं था, वह समुद्र के वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, पर्यावरण प्रेमी और लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरने लगा था। उदय की संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई प्रस्तुति ने ठंडेल आंदोलन को वैश्विक पहचान दी थी। उसके प्रस्ताव समुद्री समुदाय अधिकार संधि पर 22 देशों ने चर्चा शुरू की थी, जिनमें फिजी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश शामिल थे। इन देशों के छोटे मछुआरे भी वर्षों से निगमों, जहाजों और जलवायु परिवर्तन से जूझते आ रहे थे। उन्हें अब एक नया उदाहरण मिला था, ठंडेल। उदय की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, ओशन पीपल्स अलायंस, ओपीए। इसका उद्देश्य था 1. पारंपरिक मछुआरों के अधिकारों की रक्षा, 2. समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग की शिक्षा, 3. समुद्र नीति में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। ओपीए के पहले अधिवेशन की मेजबानी भारत ने की और स्थान चुना गया नेलातुरु। यह वही बस्ती थी जो वर्षों पहले संघर्ष का केंद्र थी। अब वह वैश्विक विमर्श का मंच बन चुकी थी। इस अधिवेशन में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और नेलातुरु घोषणा पत्र पारित किया गया, जिसमें कहा गया, समुद्र कोई व्यापार नहीं, मानव अस्तित्व का आधार है। समुद्री जीवन को समझे बिना पृथ्वी की रक्षा नहीं की जा सकती।
इस घोषणा के बाद भारत सरकार ने समुद्र लोकतंत्र नीति 2040 पर कार्य शुरू किया और उसके प्रारूप में ठंडेल प्रतिनिधियों की भूमिका प्रमुख रही। नीति में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि तटीय समुदायों की भागीदारी के बिना समुद्री विकास अधूरा है। इसी बीच भारत के पूर्वी तट पर एक चक्रवात आया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया और आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं थी। ठंडेल मॉडल के तहत तैयार की गई समुद्री आपदा प्रबंधन इकाइयां तुरंत सक्रिय हुई, नावों को राहत केंद्र बनाया गया और सामुदायिक रेडियो के जरिए जानकारी दी गई। इस तंत्र की तारीफ राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने भी की। इस समय तक माधवी, जो अब राज्य की मत्स्य मंत्री थी, ने एक और ऐतिहासिक पहल की, समुद्र पाठशालाएं। हर तटीय गांव में छोटे छोटे पुस्तकालय और सामुदायिक कक्षाएं शुरू की गईं, जहां बच्चों को विज्ञान, भूगोल, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ समुद्री संस्कृति, पारिस्थितिकी और आवश्यक अधिकारों की शिक्षा दी जाती थी। यह बदलाव सिर्फ शिक्षा नहीं था, एक नई मानसिकता का निर्माण था। दूसरी तरफ आनंदी अब देश की पहली महिला समुद्र नीति आयोग सदस्य बन चुकी थी। उसने नीली अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर नीति पत्र तैयार किया, जो न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में स्वीकार किया गया। उसका मानना था कि जब तक समुद्री जीवन में महिलाओं को सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। ठंडेल आंदोलन का यह विस्तार, जहां एक ओर समाज को बदल रहा था, वहीं कुछ पुराने शत्रु पुनः सक्रिय होने लगे थे। कुछ कॉरपोरेट समूह जो पहले पराजित हो चुके थे, अब नई राजनीतिक मिलीभगत से समुद्र की नई खनन योजनाओं को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने फिर से तटीय खनिज उत्खनन के लिए ठेके लेने शुरू किए और एक बार फिर से पारंपरिक समुद्री जीवन पर खतरा मंडराने लगा। उदय ने फिर से चेतावनी दी। इस बार उसके शब्द थे, जब तक समुद्र जीवित है, हम शांत रहेंगे। जब उस पर हमला होगा, हम फिर ठंडेल बनेंगे। ओपीए की अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में उठाया। भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। परिणाम स्वरूप एक नीली संवहनीयता मूल्यांकन आयोग गठित हुआ, जिसमें हर समुद्री परियोजना को सामाजिक पर्यावरणीय आकलन अनिवार्य कर दिया गया। नेलातुरु में अब एक स्थायी समुद्री अध्ययन केंद्र स्थापित हुआ था, जिसे नाम दिया गया ठंडेल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड जस्टिस। यह संस्थान न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया के युवा मछुआरों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को प्रशिक्षण देता था। यहाँ हर वर्ष एक ठंडेल फेलोशिप दी जाती थी, जो सामाजिक बदलाव में योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित करती थी। उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन ने उदय को गोल्डन ब्लू अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह में जब उसने भाषण दिया, तो उसने कहा, मैं आज भी वही हूं, एक मछुआरे का बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेरी नाव ज्ञान और न्याय के समंदर में तैर रही है। यह पुरस्कार केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह उन हजारों मछुआरों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की जीत थी जिन्होंने आवाज उठाई।
साथ दिया, संघर्ष किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। नेलातुरु के युवा अब न केवल मछली पकड़ने में कुशल थे, वे कानून, पत्रकारिता, विज्ञान और प्रशासन में भी जा रहे थे। वहां के एक युवा कौशल ने भारतीय विदेश सेवा परीक्षा पास की और भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया। उसके भाषण में ठंडेल की झलक थी। आखिरी वर्षों में उदय ने एक और कार्य शुरू किया, समुद्री शांति यात्रा। यह यात्रा 12 देशों के तटीय इलाकों में गई, जहां उदय ने लोगों को समुद्री न्याय, टिकाऊ जीवन और पारंपरिक ज्ञान के महत्व के बारे में बताया। यह यात्रा एक ऐसी किताब में तब्दील हुई जिसका नाम था समुद्र द साइलेंट टीचर। इस किताब को 36 भाषाओं में अनुवाद किया गया और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया। अंततः भारत सरकार ने ठंडेल आंदोलन को राष्ट्रीय समुद्री चेतना दिवस के रूप में मान्यता दी और 8 जून विश्व महासागर दिवस को अब ठंडेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठंडेल आंदोलन के विस्तार और संस्थागत रूप में बदलने के बाद उसकी मूल आत्मा अब नई पीढ़ी में सांस लेने लगी थी। जहां एक ओर उदय, आनंदी और माधवी वैश्विक और राष्ट्रीय मंचों पर समुद्री समाज की बात कर रहे थे, रहते थे, वहीं नेलातुरु की नई पीढ़ी अब अपने स्वयं के सोच और संकल्प के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी पीढ़ी का एक चेहरा था अर्जुन, एक साहसी और पढ़ा लिखा युवक जो बचपन से ही ठंडेल आंदोलन की गोद में पला था। उसके पिता एक मछुआरे थे जिनका नाव उस समय डूबा था जब तटीय कॉरपोरेट कंपनी ने समुद्र के किनारे पाइल ड्राइविंग के कारण पानी की दिशा बदल दी थी। अर्जुन की आंखों में तब से सिर्फ एक सपना पल रहा था, अपने समुद्र को बचाना। अर्जुन ने किशोरावस्था में ही नेलातुरु सामुदायिक स्कूल से समुद्री संरक्षण का अध्ययन शुरू कर दिया था। उसकी दृष्टि व्यापक थी। वह जानता था कि आंदोलन को सिर्फ भाषण और विरोध से नहीं, बल्कि विज्ञान, नीति और तकनीक से मजबूत किया जा सकता है। उदय, जो अब भी मार्गदर्शन कर रहे थे, अर्जुन में ठंडेल की भविष्य की झलक देखते थे। वह अर्जुन को हर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नीति बैठक और विश्वविद्यालय चर्चा में साथ ले जाते। अर्जुन ने जर्मनी की एक प्रतिष्ठित समुद्री विश्वविद्यालय से ओशन क्लाइमेट गवर्नेंस में मास्टर्स किया। भारत लौटते ही अर्जुन ने नेलातुरु में एक नई योजना शुरू की, ब्लू इको इनोवेशन लैब, जहां मछुआरों के बच्चों को कोडिंग, डेटा विश्लेषण, मौसम विज्ञान और समुद्री रोबोटिक्स सिखाया जाता। इस प्रयोगशाला ने देश के कई कोने से युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया। इस प्रयोगशाला से एक नई तकनीक विकसित हुई, विराट बोट नेटवर्किंग सिस्टम (VBNS), जिसके जरिए मछुआरों की नावें एक दूसरे से लाइव जुड़ी रहती, मौसम की चेतावनी साझा होती और मत्स्य प्रवास के डेटा का आदान प्रदान होता। यह तकनीक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई और अर्जुन को राष्ट्रीय समुद्री नवाचार पुरस्कार मिला। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ठंडेल आंदोलन के अनुभवों को लेकर विशेष चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल ओशन लिविंग मॉडल के लिए भारत को वैश्विक नेतृत्व देने का निमंत्रण मिला और भारत सरकार ने OPA के माध्यम से ठंडेल प्रतिनिधियों को इसके ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया। इस समिति की बैठकों में अर्जुन ने एक स्पष्ट प्रस्ताव रखा कि समुद्र केवल नीली अर्थव्यवस्था का स्रोत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पारिस्थितिक जीवन रेखा है। उसके शब्दों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक को प्रभावित किया और थैंडल ओशन रेजिलियंस डॉक्ट्रिन (TORD) को प्रारूपित किया गया। इस डॉक्ट्रिन में 5 मूल बातें थीं। 1. समुद्र पर स्थानीय समुदायों का प्राथमिक अधिकार। 2. प्राकृतिक जैव विविधता का सम्मान और सुरक्षा। 3. पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सामंजस्य। 4. समुद्री नीति निर्माण में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका। 5. हर महासागर देश में समुद्री लोकतंत्र की स्थापना। इसी दौरान अर्जुन ने ठंडेल यूथ लीडरशिप समिट का आयोजन किया, जिसमें भारत, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया और केन्या से समुद्र से जुड़े 500 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में पहली बार वैश्विक समुद्री संविधान ग्लोबल मरीन सिविक चार्टर की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। नेलातुरु अब केवल एक गांव नहीं, एक वैश्विक संस्थान बन चुका था। हर वर्ष वहां विश्व ओशन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित होता था। अर्जुन इस कार्यक्रम के निर्देशक बन चुके थे। उधर माधवी ने एक बड़ा फैसला लिया, राजनीति छोड़कर समुद्र की सेवा को ही अपना जीवन मान लिया। उसने सटीश समुद्री सृजन ट्रस्ट की स्थापना की,
जिसमें हजारों महिलाएं समुद्र आधारित सूक्ष्म उद्योगों, पारंपरिक आर्टिफैक्ट्स, जैविक मत्स्य उत्पाद और पर्यटन सेवाओं के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी। आनंदी, जो अब भारत की सामुद्रिक नीति आयोग की चेयरपर्सन थी, स्वनिर्भर में नीली न्याय विधेयक ब्लू जस्टिस बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि हर तटीय राज्य अपनी समुद्री नीति बनाते समय स्थानीय पंचायतों की सहमति आवश्यक समझे। इसी विधेयक के पारित होने के साथ ही ठंडेल आंदोलन ने भारत की संसद में विधायी जीत भी दर्ज की। यह वो क्षण था जब उदय ने मीडिया से कहा, अब आंदोलन किताबों में जाएगा लेकिन चेतना दिलों में रहेगी। उदय की उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वैसी ही थी। उसने अब समुद्र पीठ नाम से एक मौन ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां मछुआरों, शोधकर्ताओं, छात्रों और कलाकारों को समुद्र की शांति से जुड़ने का अवसर मिलता था। यह केंद्र विज्ञान, आध्यात्म और प्रकृति को जोड़ने का संगम बन गया। उधर अर्जुन को यूनेस्को द्वारा ग्लोबल ओशन चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समुद्र और समुदाय के बीच संतुलन की भूमिका के लिए मॉडल बन चुका था। ओपीए की दूसरी महासभा जब फिजी में हुई, तो वहां ठंडेल प्रतिनिधिमंडल ने विश्व समुद्र पीढ़ी समझौता प्रस्तुत किया, जिसमें समुद्र के साथ संबंधों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने की रणनीति बताई गई। इस समझौते को 90 से अधिक समुद्री देशों ने हस्ताक्षर किया। यह सब होते होते ठंडेल ने अपने पहले लक्ष्य को पार कर लिया था, समुद्र पर अधिकार की रक्षा। अब वह दूसरे चरण में था, समुद्र के साथ साझेदारी, संरक्षण और सह अस्तित्व। अंत में नेलातुरु में एक ठंडेल स्मारक का निर्माण किया गया, जहां एक दीवार पर वे सभी नाम खोदे थे जिन्होंने इस चेतना को जन्म, विस्तार और आत्मा दी। उस दीवार पर आखिरी पंक्ति थी, यह न आंदोलन है न संगठन, यह है जीने का तरीका। ठंडेल आंदोलन, जो कभी एक मछुआरे की पीड़ा से जन्मा था, अब एक समुद्री सभ्यता के पुनरुत्थान का मंत्र बन चुका था। दुनिया की नजरें अब उस भारत पर थीं जिसने नीली अर्थव्यवस्था को केवल मुनाफे का माध्यम नहीं, बल्कि समुद्र और मानव के बीच पारस्परिक सम्मान का आधार बना दिया था। इस विचार का केंद्र अब ठंडेल दर्शन था, एक ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण जो आधुनिक समुद्री जीवन को वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ता था। अर्जुन, आनंदी और माधवी ने मिलकर इस दर्शन की औपचारिक परिभाषा तैयार की। उसमें कहा गया, ठंडेल दर्शन वह चेतना है जो समुद्र को संसाधन नहीं, नहीं संबंध मानती है, जिसे मछली का मूल्य रुपये में नहीं, जीवन के संतुलन में दिखता है। इस दर्शन के 3 मूल स्तंभ थे। 1. सामुद्रिक आत्मनिर्भरता, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, जिसमें छोटे समुदायों की पूर्ण भागीदारी हो। 2. जल संस्कृति का सम्मान, मछुआरों की पारंपरिक विधियों, पर्वों, रीति नीतियों और जल ज्ञान का संरक्षण। 3. वैज्ञानिक न्याय, समुद्र से संबंधित नीतियों में पारिस्थितिकी, जलवायु और विज्ञान आधारित निर्णय लेना। इन सिद्धांतों के साथ एक नई श्रृंखला शुरू हुई, समुद्र पाठ सभाएं, जहां गांव-गांव जाकर इस दर्शन की चर्चा होती। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, शिक्षक, किसान, हर कोई इसमें सहभागी बनता। ठंडेल संस्थान ने भारत के विश्वविद्यालयों में समुद्री समाजशास्त्र और नीली राजनीति पर केंद्रित कोर्स शुरू करवाए। परिणाम स्वरूप कई शिक्षित युवा अब समुद्री जीवन को शोध और नेतृत्व का क्षेत्र मानने लगे। इसी दौरान ठंडेल विचार का एक नया मोर्चा खुला, समुद्री प्रवासी अधिकार। कई दशकों से लाखों मछुआरे भारतीय तटों से विदेशों के जल क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिक के रूप में कार्य करते थे। उन्हें वहां न सुरक्षा मिलती थी, न पहचान। अर्जुन ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया और समुद्र प्रवासी न्याय संधि का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा की श्रम समिति में स्वीकार किया गया और इसके प्रावधानों के तहत समुद्री प्रवासी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा बीमा, समुद्री नागरिकता कार्ड और दूतावास स्तर पर संरक्षण का प्रावधान हुआ। भारत ने तुरंत इसे अंगीकार किया और विदेशों में कार्यरत अपने मछुआरों के लिए समुद्र मंत्रालय की एक अलग प्रवासी इकाई गठित की। इसी दौरान विज्ञान और अध्यात्म के एकीकरण की दिशा में ठंडेल संस्थान ने समुद्र योग परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य था समुद्र की लहरों, ध्वनियों, ज्वार भाटों के बीच ध्यान, एकाग्रता और चित्त संतुलन के अभ्यास।
यह पहल विश्व भर में लोकप्रिय हो गई। दुनिया के कई समुद्रवर्ती देशों में अब ओशन माइंडफुलनेस कैंप आयोजित होने लगे, जहां ठंडेल ट्रेंड योगाचार्य बच्चों और युवाओं को प्राकृतिक ध्यान सिखाते थे। इस विस्तार के दौरान एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। विश्व समुद्र विश्वविद्यालय, वर्ल्ड ओशन यूनिवर्सिटी की स्थापना। इसका मुख्यालय भारत के पुदुचेरी में बनाया गया। इसमें समुद्री अर्थव्यवस्था, जलवायु, संस्कृति, कानून और दर्शन के विभिन्न कोर्स थे। उदय को इसका आजीवन कुलाधिपति, चांसलर एमेरिटस नियुक्त किया गया। उद्घाटन समारोह में उसने कहा, आज से मछुआरे की नाव सिर्फ मछली नहीं, विचार भी लाएगी। यह विश्वविद्यालय समुद्र को किताब में नहीं, जीवन में पढ़ेगा। विश्वविद्यालय में 47 देशों से छात्र आए। समुद्र आधारित अंतर्विषयी अध्ययन की यह पहली प्रयोगशाला थी। ठंडेल संस्थान ने इसे अपने आर्थिक संसाधनों और वैश्विक दाताओं के सहयोग से स्थिरता दी। इसी समय अर्जुन और टीम ने ब्लू वाटर अधिकार अभियान की शुरुआत की। इसमें मांग की गई कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों को वोटर पहचान पत्र में समुद्री पेशा और अंतर जिला पहचान जोड़ी जाए, ताकि वे अपने मौसमी प्रवास के दौरान भी मतदाता बने रहें। भारत चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार किया और डिजिटल नेविगेशन वोटर आईडी की शुरुआत की, जिससे देश का कोई भी मछुआरा किसी भी तट पर रहते हुए मतदान कर सकता था। यह लोकतंत्र के समुद्री विस्तार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक नई प्रस्तावना पर चर्चा चल रही थी, ओशन बिल ऑफ राइट्स, जिसमें समुद्र को एक कानूनी इकाई घोषित करने की बात थी। ठंडेल के प्रतिनिधियों की भूमिका इसमें निर्णायक थी। अर्जुन ने इसमें जोड़ा, अगर जंगल के पेड़ और नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिल सकता है, तो समुद्र क्यों नहीं? वह तो जीवन की उत्पत्ति है। यह प्रस्ताव अधिकांश देशों ने सिद्धांत रूप में स्वीकार किया और अब समुद्र को कानूनी संरक्षण देने के लिए एक विशेष आयोग बनाया गया। अर्जुन को अब ओशन गार्डियन ऑफ द डेकेड की उपाधि मिली, जबकि ठंडेल संस्थान को ग्लोबल कॉमन्स डिफेंडर अवार्ड से नवाजा गया। ठंडेल आंदोलन का यह चरण पूर्णतः वैश्विक चेतना का हिस्सा बन चुका था, लेकिन इस सफलता की छाया में कुछ नई चिंताएं भी जन्म लेने लगी थीं। तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय पर्यटन के नाम पर कुछ निजी कंपनियां फिर से सक्रिय हो गई थीं। वे समुद्र के किनारे रिसोर्ट, प्राइवेट यॉट सर्विस और हेलीपैड बनाना चाहती थीं। इससे पारंपरिक मछुआरों की आजीविका को खतरा था। माधवी, जो अब वापस ठंडेल के सामाजिक संघर्ष मंच से जुड़ गई थी, उसने सांस्कृतिक समुद्र अधिनियम का प्रारूप तैयार किया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तटीय भूमि का प्रयोग स्थानीय पंचायतों की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। यह अधिनियम पारित होते ही कई कॉरपोरेट परियोजनाएं रद्द हो गईं और समुद्र किनारे बसे समुदायों को पहली बार कानूनी ताकत प्राप्त हुई। इसी क्रम में समुद्र पंचायत की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया। भारत के 9 तटीय राज्यों में कुल 7,000 से अधिक समुद्र पंचायतों का गठन हुआ। हर पंचायत का अध्यक्ष उसी गांव से निर्वाचित होता, जो समुदाय की संस्कृति, आजीविका और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता। नेलातुरु इस पूरी संरचना का नेतृत्व करता रहा। अर्जुन, आनंदी, माधवी और अब एक नई पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता प्रियंका, शरीफ, बलराम जैसे युवा ठंडेल की कहानी को जारी रखे हुए थे। ठंडेल अब केवल एक विचार नहीं, एक समुद्री सभ्यता का पुनर्जागरण बन चुका था। ठंडेल अब तक तटीय भारत का केवल एक जागरूकता आंदोलन नहीं, बल्कि एक समुद्री संवैधानिक क्रांति बन चुका था। समाज, नीति, संस्कृति, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वय से यह चेतना समुद्र को मानव सभ्यता का एक पूर्ण नागरिक मानने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। समुद्र, जो सदियों से उपेक्षित, अतिक्रमित और शोषित रहा, अब पहली बार अपनी आधिकारिक आवाज के साथ खड़ा होने लगा था। ओशन बिल ऑफ राइट्स के पारित होने के बाद पूरी दुनिया में पहली बार समुद्र को एक कानूनी प्राणी के रूप में मान्यता मिलने लगी। इस पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में ठंडेल का आभार व्यक्त किया गया। अर्जुन ने महासभा में कहा, समुद्र को अधिकार देना मानवता को उसका भविष्य लौटाने जैसा है। भारत सरकार ने भी ठंडेल के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए समुद्र अधिकार संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समुद्र को जीवित पारिस्थितिक इकाई का दर्जा मिला। समुद्री जीवन, जैव विविधता और पारंपरिक समुद्री समुदायों के अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में जोड़े गए। तटीय न्यायिक परिषद की स्थापना की गई, जो विशेष समुद्री मुकदमों की सुनवाई करती।
समुद्र पंचायतों को अब कानूनी मान्यता मिलने लगी थी। ये पंचायतें अब पर्यावरणीय अनुमति देने, तटीय योजना और समुद्री संपत्ति के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभा रही थी। ठंडेल की टीम ने समुद्र लोकपाल की नियुक्ति की मांग की, जो कि किसी भी तटीय समुद्री परियोजना या सरकारी निर्णय में जनहित की रक्षा के लिए स्वतंत्र संस्था हो। यह प्रस्ताव संसद में बहस का विषय बना और अंततः भारत ने इसे समुद्र लोक निगरानी प्राधिकरण ओशन ओम्बड्समैन अथॉरिटी के रूप में लागू किया। यह ठंडेल आंदोलन की संवैधानिक विजय थी। इसी बीच वैश्विक समुद्री समुदाय ने ठंडेल संस्थान के माध्यम से ओशन सिटीजनशिप ट्रीटी की तैयारी शुरू की। इस संधि का लक्ष्य था 1. हर महासागर किनारे बसे व्यक्ति को ओशियन सिटीजन का दर्जा, 2 सीमाओं से परे समुद्र में हर नागरिक को साझा अधिकार और कर्तव्य, 3 समुद्री संघर्षों को सैन्य के बजाय न्याय परिषद के जरिए हल करना, 4 समुद्री शरणार्थियों को नागरिक मानवीय दर्जा। इस संधि में दुनिया के 61 देशों ने रुचि दिखाई और भारत इसके नेतृत्व में चुना गया। इस दौरान अर्जुन ने ओशन आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था हर मछुआरे और समुद्री पेशे से जुड़े व्यक्ति के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र बनाना, जिसमें उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का दस्तावेज हो। यह पहचान पत्र सरकारी योजनाओं, वोटिंग और सामाजिक सुरक्षा में मान्य हो। इस पहल को डिजिटल ओशन आधार कहा गया। उधर आनंदी ने एक नई पहल की, समुद्र शांति संस्थान। इसमें वह युवाओं को समुद्री संघर्षों, जलवायु न्याय, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर प्रशिक्षित करती थी। यह संस्थान जल्द ही ओशन पीस बिल्डिंग नेटवर्क का हिस्सा बन गया। माधवी, जो अब पुनः सक्रिय राजनीति में थी, ने समुद्री समुदायों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पारित कराया। यह आरक्षण केवल नौकरियों में नहीं, बल्कि नीति निर्माण, अनुसंधान और वैज्ञानिक परिषदों में भी लागू किया गया। इससे पहली बार हजारों युवा जो मछुआरों के वंशज थे, उन्हें वैज्ञानिक, प्रशासक और शिक्षक बनने का अवसर मिला। इसी बीच नेलातुरु में एक और बड़ी ऐतिहासिक घोषणा हुई, ओशन कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम की स्थापना। इस संग्रहालय में समुद्र से जुड़ी विश्व की विभिन्न संस्कृतियों, कानूनों, संघर्षों और वैज्ञानिक उपलब्धियों को संग्रहित किया गया। यहाँ ठंडेल आंदोलन की यात्रा, उसके नेता, उसकी किताबें, भाषण, कानूनी दस्तावेज और वैश्विक समर्थन को संग्रहित किया गया। दुनिया भर के शिक्षाविद, शोधकर्ता और छात्रों के लिए यह संग्रहालय एक प्रेरणा स्थल बन गया। इसी संग्रहालय में पहली बार प्रदर्शित किया गया ठंडेल न्याय शपथ पत्र, जिसमें 10 संकल्प थे। समुद्र को कभी व्यापार नहीं, जीवन का स्रोत मानेंगे। 2. हर मछुआरे को उसका अधिकार और सम्मान दिलाएंगे। 3. समुद्री जीवन की रक्षा हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी होगी। 4. कोई भी निर्णय समुद्री समुदाय से बिना परामर्श के नहीं लिया जाएगा। 5. पर्यावरणीय संतुलन सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। 6. पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शोध से जोड़ा जाएगा। 7. महिलाओं की भूमिका समुद्री नीति के हर स्तर पर अनिवार्य होगी। 8. समुद्र सीमा नहीं, संबंध का क्षेत्र होगा। 9. युवा पीढ़ी को समुद्री नागरिक के रूप में तैयार करेंगे। 10. हर समुद्री संघर्ष का हल संवाद और न्याय से निकालेंगे। इस शपथ पत्र को ठंडेल आंदोलन से जुड़े हर व्यक्ति ने अंगीकार किया। इसी बीच वैश्विक समुद्री संगठन ओशन एथिक्स अलायंस ने घोषणा की कि हर वर्ष ओशन मोरालिटी इंडेक्स तैयार किया जाएगा, जिसमें यह जांचा जाएगा कि कौन कौन से देश समुद्र के साथ नैतिक व्यवहार कर रहे हैं। इस सूचकांक में भारत को प्रथम स्थान मिला और इसका श्रेय ठंडेल आंदोलन को गया। इस दौरान ठंडेल संस्थान की अगली पीढ़ी प्रियंका, शरीफ, बलराम, अमानिम और अदिति ने मिलकर ओशन पार्लियामेंट मॉडल की योजना बनाई, जिसमें छात्रों को समुद्री कानून, पारिस्थितिकी और नेतृत्व पर बहस और प्रस्ताव निर्माण की प्रक्रिया सिखाई जाती थी। यह मॉडल अब 20 देशों के 500 से अधिक शिक्षण संस्थानों में अपनाया गया है। इसी बीच अर्जुन ने नई दिशा में कार्य शुरू किया, समुद्री प्रौद्योगिकी और नवाचार में सामाजिक न्याय। उसने ब्लू टेक फॉर ऑल पहल की शुरुआत की, जिसमें गरीब मछुआरों को मुफ्त उपकरण, डिजिटल समर्थन और आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाती। ठंडेल के इन सभी विस्तारों के बीच एक प्रश्न बार बार उठता रहा,
क्या यह आंदोलन अब पूर्ण हो चुका है? उदय ने उत्तर दिया, कोई आंदोलन तब समाप्त होता है जब जीवन उससे आगे निकल जाए, लेकिन जब आंदोलन ही जीवन बन जाए पौनागा, तब वह शाश्वत होता है। ठंडेल अब सिर्फ आंदोलन नहीं, मनुष्यता की लहर है। ठंडेल आंदोलन ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, भाई बैंक सुबह अब समय की सीमा को पार कर चुकी थी। यह अब कोई साप्ताहिक दक्षिण भारत के एक सुदूर समुद्री तट पर